Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। अपने लास्ट क्लास के अंदर कूलॉम का नियम पढ़ा है, उसी को अपने आगे बढ़ाते हुए आज अपनी बात करेंगे कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण की। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे कूलॉम के नियम के सदिश रूप के बारे में। ठीक है, एक तो मैं इसको अभी एक लाइन में खत्म कर देता हूँ जो आपको याद रखना है। देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने लिखा F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा था ऐसा। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप लिखिए, आधे नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सदिश नियम जब भी आप लोग लिखोगे तो आप लोग यहाँ लगाओगे वेक्टर। देखो, के वेक्टर लग नहीं सकता, न Q1 Q2 के लगेगा, न R की स्क्वायर के लगेगा, क्योंकि सभी टर्म क्या लिखी है, परिमाण के रूप में लगी हुई है। तो अगर आपको दिशा दर्शानी हो तो दिशा कैसे दर्शाओगे आप लोग? आर कैप से दर्शाओगे, यानी इसकी जो दिशा है वो किस ओर है, इसकी दिशा, इस बल एफ वेक्टर की दिशा जो है वो इनके मध्य जो विस्थापन सदिश है उसके अनुदिश है। तो ये क्या बन जाता है? कूलॉम के नियम का सदिश रूप बन जाता है। अगर आधे नंबर में सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाए तो अपने को ये काम करना होता है, परंतु प्रश्न जो है इसका इस प्रकार से नहीं आता है। इसका प्रश्न जो आएगा वो देखिए, इसके प्रश्न में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कूलॉम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की क्या करता है? पालना करता है। ये जो है आपके एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कूलॉम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। ठीक है, या फिर ये जो प्रश्न है वो कितने नंबर का पूछ लिया जाए? आपसे 2 नंबर का पूछ लिया जाए। जो पीछे मैंने प्रश्न बताया, अगर वही आधे नंबर की बजाय आपसे 2 नंबर का पूछा जाए या बोला जाए सिद्ध कीजिए कूलॉम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है, तो आपको ये टॉपिक यहाँ से करना होगा, जिसकी हेडिंग क्या है? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए अपने क्या करते हैं, अपने सबसे पहले 2 आवेश लेते हैं। ये आपके पास में क्या है? 2 आवेश है। देखो, ये तो निर्देश तंत्र है x और y, और इसके अंदर आपके पास में 2 आवेश है, एक Q1 है और दूसरा जो आवेश है वो क्या है? Q2 है। इसका जो विस्थापन सदिश है वो R1 वेक्टर है और इसका विस्थापन सदिश जो है वो कितना है? R2 वेक्टर है। मूल बिंदु O के सापेक्ष ये क्या है? इनके विस्थापन सदिश है। देखिए, Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएंगे, तो एक तो बल इस ओर लगेगा और एक बल इस ओर लगेगा। इसे लिख देता हूँ F21 वेक्टर और इसे लिख देता हूँ F12 वेक्टर। ठीक है, इसे लिख दिया F21 वेक्टर और इसे मैंने लिख दिया F12 वेक्टर। अब देखो अपने इसे, देखो ये जो लिखा गया है F12 वेक्टर, सिर्फ याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, जो पहले लिखा जाता है उसका मतलब पर होता है, जो बाद में लिखा जाता है उसका मतलब के कारण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, यानी F12 वेक्टर, आवेश 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं Q1 Q2 पर लगने वाले बलों के बारे में। ठीक है, तो ये अपना निर्देश तंत्र हो गया, Q1 Q2 आवेश हो गए, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, ये आपके क्या है? तृतीय सदिश है। ये जो बल लग रहा है Q1 पर कितना लग रहा है? F12 वेक्टर लग रहा है और इस पर जो लग रहा है F21 वेक्टर लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर अपने बात करनी पड़ेगी विस्थापन सदिश की। देखो, अगर अपने बात करें Q2 पर लगने वाले बल की, अगर Q2 पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? यहाँ से देखो, Q2 पर जो बल लगेगा वो लगेगा F21 वेक्टर। एक तो आएगा K, एक आएगा Q1 Q2, ये आएगा। अब अपने को जरूरत पड़ेगी दूरी की, यानी जो विस्थापन सदिश है उसकी जरूरत पड़ेगी। अपने Q2 पर बल की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि Q2 का Q1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश कितना है, यानी आपको पता होना चाहिए Q2 का Q1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश जो कितना होता है? जो होता है R21 वेक्टर और किसके इक्वल? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल। अब यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे? R21 स्क्वायर लिख दोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R21 की कैप आ जाएगी। ये किसका मान है? ये F21 वेक्टर बल का मान है, यानी आवेश 2 पर 1 के कारण लगने वाले बल का मान है। इसी प्रकार आप लोग किसका मान ज्ञात कर लोगे? F12 वेक्टर का, वो कितना आएगा? के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप आएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 आ जाएगी। देखो,
ये क्या है आपके पास में, ये R12 वेक्टर जैसे आपने ये लिखा है, तो इसके अंदर क्या है Q1 का, ये Q2 का था, तो ये Q1 का विस्थापन सदिश है किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, और ये Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल है। फिर से बताता हूँ, पहले जो लिखा जाता है उसका मतलब पर, जो बाद में लिखा जाता है उसका मतलब के कारण। तो ऊपर वाली लाइन का मतलब है 2 पर 1 के कारण, इसका मतलब है 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। अब देखिए आगे अपने यहां से आपको क्या करना है, आपको या तो इस समीकरण को इसके अकॉर्डिंग बदल लेना है या इस समीकरण को इसके अकॉर्डिंग बदल लेना है। मैं समीकरण 1 को इसके अनुसार बदल रहा हूं। तो देखो मैंने लिखा F21 वेक्टर, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, के Q1 Q2 कोई दिक्कत नहीं है, परिमाण के रूप में लिखा गया, लिख सकते हैं। यहाँ देखो आप लोग, ये लिखा गया है R21 की स्क्वायर, ये जो टर्म है इसे देखो, यदि मैं इसे इस प्रकार लिख दूं, इसे माइनस का R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो शायद आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लिखा गया है R12 वेक्टर वो किसके इक्वल है, वो है R1 माइनस R2 वेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या लिखना था, यहाँ लिखना था आपको R21 की स्क्वायर। अगर इसकी आप स्क्वायर करते हो तो ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। यानी यहाँ पर अगर आप लोग ये भी लिख दो ना R12 की स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो माइनस आया है ये वर्ग करने पर प्लस में बदल जाता है, यानी यही मान किसका है, इसका मान है। परंतु यहाँ जब आप लोग लिखोगे R12 कैप, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, कि दिशा जो है वो क्या है, विपरीत है। अब इस माइनस को आप लोग पहले लिख दो, यानी आप लोग लिख दो ये कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप, ये लाइन। और ये देखो ये किसका मान है, ये मान तो अपने पास में F12 वेक्टर का है, कितना, के Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर और R12 का कैप, यानी ये बना F21 वेक्टर और किसके इक्वल, माइनस के F12 वेक्टर के इक्वल। यहाँ से सिद्ध होता है कि कूलॉम का नियम जो है किसकी पालना करता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जो कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल जो है वो एक, और अगर क्रिया होती है तो उसके विपरीत दिशा में हमेशा क्या होती है, प्रतिक्रिया भी होता है। ठीक है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। यहाँ देख सकते हो F21 वेक्टर इक्वल है किसके, माइनस के F12 वेक्टर के। आपने किससे सिद्ध किया, इसे कूलॉम के नियम से सिद्ध किया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है वही अपने किसका नियम प्राप्त हो जाता है, कूलॉम का नियम। यानी कूलॉम का जो नियम है वो किसकी पालना करता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम की करता है। एक दो टर्म आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है, इनमें आपके कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो कि यहाँ 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, ये 1 2 है तो ये भी 1 2 है, और ये भी क्या है, 1 2 है। पर याद रखना, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो एक तो ये याद रखना है कि इसका मतलब है 1 पर 2 के कारण, एक ये भी याद रखना है ये वाला कि R12 वेक्टर जो है इसका मतलब है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी आपको R1 में से R2 घटाना है। अगर आप लोग लिखते हो R12 वेक्टर और अगर आप लोग लिखते हो R21 वेक्टर, तो इसका मतलब आपको R2 में से R1 को माइनस करना है, यानी जो पहले लिखा है उसमें से बाद वाला आप लोगों को घटा देना। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें से आप ये घटाओ, और जो सामने मैंने डायग्राम बनाया, जो मैंने कैलकुलेशन किया वो मैंने इसी के अकॉर्डिंग किया। यदि आप 1 2 लिखते हो तो एक में से आपको 2 घटाना है, 2 1 लिखते हो तो 2 में से आपको 1 घटाना है, यहाँ 2 1 तो यहाँ भी 2 1, यहाँ 1 2 तो यहाँ पर भी आप लोग 1 2 लिख सकते हो। तो ये अपने टॉपिक था छोटा सा कूलॉम के नियम का सदिश रूप, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 नंबर का आता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।